कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं 2024 का जो अंतिम एग्जाम है यूपी बोर्ड के लिए, अब जो यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम है, एमपी बोर्ड का शायद होने वाला है, ठीक ना। तो एमपी बोर्ड का भी बच्चा देख सकता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड है, पर्सनल में यूपी बोर्ड के लिए ये क्लास देने वाला हूँ। फिजिक्स का हमने पूरा फिजिक्स का हम जो है कि बुक वन और बुक टू एक सेशन लिए थे। इसमें कि बुक वन का टोटल रिवीजन कराए थे और एक में हम बुक टू का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कराए हैं। और उसके बाद 350 एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव भी हम करा चुके हैं फिजिक्स का। तो आप लोग अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। अगर आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो आप बुक वन का भी रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 40 मिनट के अंदर में बुक टू और बुक वन दोनों का रिवीजन कराया गया है अलग अलग। और इसमें हम आपको कुछ गिने चुने प्रश्न लाए हैं 2 अंक वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत गिन चुन करके लाए हैं, मतलब पूरा मिक्सचर क्वेश्चन है। पूरा मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक ना। आप ये नहीं बोल सकते शुरू से अंत तक, नहीं। पूरा मिक्सचर क्वेश्चन है, हर चैप्टर से उठाया गया है, वही क्वेश्चन उठाया गया है जो आपके बोर्ड में न जाने कितने बार पूछा गया है और कितने बार पूछेगा अभी, ठीक ना। देखिए देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए, पोलेरोइड क्या है, पोलेरोइड का दो उपयोग लिखिए। ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का है और बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए पोलेरोइड एक ऐसी युक्ति है, पोलेरोइड एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग, जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। मतलब देखिए पोलेरोइड एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। उसी को हम लोग पोलेरोइड कहते हैं, ठीक ना। देखो पोलेरोइड का उपयोग, या आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि पोलेरोइड का दो उपयोग लिखिए, ऐसा भी प्रश्न दे देगा या प्रश्न बनाएगा कि पोलेरोइड क्या है और पोलेरोइड का दो उपयोग लिखिए। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि पोलेरोइड क्या है, फिर आप उसके बाद डालिएगा कि पोलेरोइड का दो उपयोग क्या है। देखिए अध्रुवित प्रकाश के संसूचन में पोलेरोइड का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब को खींचने में पोलेरोइड का उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए पोलेरोइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, पोलेरोइड कहलाता है। और इसका उपयोग देखिए ध्रुवित प्रकाश को संसूचन में किया जाता है। उसके बाद देखिए बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब को बनाने में किया जाता है, ठीक ना, खींचने में किया जाता है। तो ये आपको 2 अंक का क्वेश्चन हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का दो उपयोग लिखे, ठीक ना। या यहाँ से आपको 5 अंक का भी क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका दो उपयोग लिखे, इसका बनावट और इसका सिद्धांत लिखे, ठीक ना। तो आपको देना पड़ेगा 5 अंक में, ठीक ना। देखिए यह एक, देखिए इसका उपयोग कम मात्रा वाला धारा को मापने में किया जाता है। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग कम मात्रा वाला धारा को मापने में किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका उपयोग भंवर धारा को खत्म करने में भी किया जाता है। इसका इसका उपयोग भंवर धारा को खत्म करने में भी किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कम मात्रा वाला धारा को मापता है, उसके बाद भंवर धारा को खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका 2 अंक निश्चित हो गया, ठीक ना। अगला देखिए क्या है। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या है और इसका दो उपयोग लिखे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। वीवीआई आप इसको लगा लीजिए, ठीक ना। देखिए जब बिना ऊर्जा को ह्रास किए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। मतलब जब आप ऊर्जा को बिना ह्रास किए, जब आप ऊर्जा का बिना ह्रास किए, बिना खत्म किए ही प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप भेज रहे हैं, तो इस घटना को प्रकाशिक तंतु कहते हैं। और इसका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है और सिग्नल के रूप में भी प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। प्रकाशिक तंतु और प्रकाशिक तंतु का उपयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसका हम लोग इंग्लिश में जो है ऑप्टिकल फाइबर ही कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं
साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग लिखिए। अगर इसका सिद्धांत बोल देगा तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक ना। देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसी यंत्र है जिसका उपयोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग केवल धनावेशित कणों के लिए ही होता है, ठीक ना। जिसमें आप देखिए प्रोटॉन भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ड्यूट्रॉन भी आपका पॉजिटिव और आयन में भी पॉजिटिव होता है, ठीक ना। और निगेटिव भी होता है बट पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव आयन के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। मतलब देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसका सहायता से प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, जिसका उपयोग, ठीक ना। चलिए क्या अगला देखिए, शंट क्या है। शंट का दो उपयोग लिखिए। देखिए शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसका जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक ना। देखिए शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे कि हम लोग शंट कहते हैं। और देखिए शंट धारा मापी को एमीटर में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। शंट का उपयोग धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। और देखिए एमीटर के प्रास को बढ़ाने में शंट का उपयोग किया जाता है। एमीटर को बढ़ाने में शंट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, वान-डे ग्राफ जनित्र क्या है। वान-डे ग्राफ जनित्र का दो उपयोग लिखिए। वान-डे ग्राफ जनित्र क्या है, वान-डे ग्राफ जनित्र का दो उपयोग लिखिए। तो देखिए वान-डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है, ठीक ना, जिसकी सहायता से काफी उच्च वोल्टेज का निर्माण होता है, यह 10 लाख वोल्टेज से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न करता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है या ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम काफ़ी उच्च वोल्टेज का निर्माण करते हैं। यह 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभवांतर को उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये हो गया, आपको 5 अंक में पूछ लेगा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसका उपयोग लिखें। और इसका डायग्राम बोलेगा तो इसका डायग्राम आप कुछ इस हिसाब से बना दीजिएगा। यहाँ इसका 2 चक्का और इसका यहाँ पे फीता हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सारा का नाम नोट करना पड़ेगा, ठीक ना। इसी हिसाब से इसका वन डे ग्राफ जनित्र का ये फिगर हो गया। आपको बोलेगा वन डे ग्राफ जनित्र का डायग्राम बनाए, डायग्राम सहित इसका सिद्धांत लिखे, तो फिर आपका ये 5 अंक में बन जाएगा, ठीक ना। अगर विदाउट डायग्राम बोल रहा है तो आपको ये केवल 2 अंक में ही बनेगा, ठीक। अगला चलते देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग लिखे। अगर आपको बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था में व्यंजक प्राप्त करे, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था में व्यंजक प्राप्त करे, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। और मोस्ट डेरिवेशन में मतलब रैंकिंग वाला डेरिवेशन में आता है ये सब, ठीक ना। और ये आपको 5 अंक में पूछेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको 5 अंक का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। देखिए यह एक ऐसा संयोजन है या यह एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा युक्ति है। देखिए ये एक चालक तार है, इसमें प्रतिरोध तो है बट अज्ञात प्रतिरोध है। अगर आप उस प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं तो वैसे युक्ति को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा युक्ति है या ऐसा संयोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और मीटर सेतु में इसका उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मीटर सेतु में किया जाता है और विभव मापी में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विभव मापी क्या है, विभव मापी का दो उपयोग लिखे और इसका सिद्धांत लिखे। ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा विभव मापी से, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका दो उपयोग लिखे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए मीटर ब्रिज क्या है। मीटर ब्रिज का उपयोग लिखिए। तो यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा
युक्ति है, हम बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना था, बट ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। इसका उपयोग प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखिए। इसमें आपको आ जाता है उपचाई ट्रांसफार्मर या अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, या उपचाई, वो आपको उपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक ना। उपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ये दोनों में अंतर भी पूछ देगा। या उपचाई ट्रांसफार्मर क्या है या अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है लिखे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी यंत्र है या एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने में किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर का इतना ही काम है, जो उच्च वोल्टेज होगा उसको निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करेगा, जो निम्न वोल्टेज होगा उसको उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करेगा। मतलब देखिए, हाई इंटू डाउन, उसके बाद डाउन इंटू हाई, ठीक ना। यही है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। मतलब जो उच्च है उसको निम्न कर दिया, जो निम्न है उसको उच्च कर दिया, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विभव मापी क्या है। ये आप इसको गांठ बांध लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए, विभव मापी का दो उपयोग लिखे। देखिए, विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब देखिए, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल को मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को भी मापने में किया जाता है और सेल का विद्युत वाहक बल को भी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन विभव मापेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भंवर धारा क्या है। भंवर धारा का दो उपयोग लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को भंवर धारा कहते हैं। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो आप परिवर्तन करेंगे उसके कारण जो आपको प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगा उसी धारा को आप भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा का दो उपयोग पूछेगा तो आप लगाइएगा, इसका उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है। भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है। आप मेरे साथ बोलिए, भंवर धारा का उपयोग विद्युत चुम्बकीय ब्रेक में किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय ब्रेक में किया जाता है और भंवर धारा का उपयोग स्पीडोमीटर में भी किया जाता है। आप मेरे साथ एक बार बोलिए कि भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, भंवर धारा का उपयोग विद्युत चुम्बकीय ब्रेक में किया जाता है, भंवर धारा का उपयोग स्पीडोमीटर में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपका, ठीक ना। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, मौलिक गुण आपसे पूछेगा ही पूछेगा भैया। देखिए, अल्फा कण का 2 गुण लिखे, या बीटा कण का किरण का 2 गुण लिखे, या एक्स किरण का या गामा किरण का 2 गुण लिखे। उसके बाद प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ठीक ना, या अनुचुंबकीय, ये ये तीनों का भी मौलिक गुण बोल देगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक एक्स किरण। इतना आप इसका मौलिक गुण देखिए और आपके बोर्ड में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को जा करके अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक ना।
हाँ, और रिपोर्ट भी कर दीजिएगा, हम इतना तक गारंटी देते हैं आपसे। अल्फा किरण का मौलिक गुण, बीटा किरण का मौलिक गुण, गामा किरण का मौलिक गुण, एक्स किरण का मौलिक गुण, प्रतिचुंबकीय का मौलिक गुण, लोह चुंबक का मौलिक गुण, अनुचुंबक का मौलिक गुण, इतना में से अगर एक नहीं आएगा फिर आप हमको बताइएगा। देखिए अल्फा किरण धनावेशित होता है, आपका पहला एमसीक्यू बन जाता है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए यह किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विचलित होता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। अगला देखिए आपका प्रकाश का व्यतिकरण का शर्त को लिखिए। हम आपको क्या बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये सेशन को नहीं देखेगा ना भैया वो पछता जाएगा। इसमें हम आपको केवल गिन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं, ठीक ना। कोई ऐसा नहीं कि हम सीरियल वाइज क्वेश्चन लाए, हर चैप्टर से कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को उठाने में, टाइप करने में, ठीक ना। कोई टाइप करने वाला यहाँ नहीं है, हम ही को खुद करना पड़ता है टाइप, ठीक ना। और एक है टाइपिस्ट। देखिए देखिए व्यतिकरण के शर्त को लिखिए, प्रकाश का व्यतिकरण के शर्त को देखिए। इसमें दोनों तरंग का आयाम लगभग समान होता है। प्रकाश के व्यतिकरण में मतलब दोनों तरंग का आयाम लगभग समान होता है। यह इसमें दोनों तरंग एक ही दिशा में गति करता है, इसमें दोनों तरंग एक ही दिशा में गति करता है। और प्रकाश को एक वर्णी होता है। व्यतिकरण में जो होता है ना प्रकाश एक वर्णी होता है, ठीक ना। और देखिए स्रोतों को सुसंगत होता है, स्रोतों को सुसंगत होना चाहिए। ये हो गया आपका मौलिक गुण, 2 अंक में पूछेगा। या तो आपको पूछेगा प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो हम आपको बोलते हैं, आप सुनिए। देखिए देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिए जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति के तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक आवृत्ति के तरंग जब दो या दो से अधिक आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को परिभाषित करें। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सबसे पहले आपको लिखना है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के कारण व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन आदि का व्याख्या हुआ है, मतलब घटना घटता है। मतलब हाइगेंस के तरंग के अनुसार ही प्रकाश का व्यतिकरण का घटना होता है, प्रकाश का विवर्तन का होता है, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक ना। और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन का भी घटना घटता है। और देखिए यह प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और इसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है, इसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये आपको 2 अंक में पूछेगा। इस पर आपको डेरिवेशन भी पूछ लेगा, इसमें आपको डेरिवेशन भी आपको पूछता है। कैसे पूछेगा, बोलेगा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें या परावर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, यही पूछेगा आपको डेरिवेशन, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन का दोनों नियम को लिखे, प्रकाश का अपवर्तन का दोनों नियम को लिखे। देखिए इसमें दोनों नियम क्या है, देखिए आपतित व आपतित व अपवर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। व आपतित व अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसके बाद देखिए द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को नियतांक कहते हैं, जो पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और इसका मान जो है आपको साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाता है, साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाता है। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपको बोलेगा स्नेल का नियम को परिभाषित करें या बोलेगा साइन आई अपॉन में साइन आर को परिभाषित करें, तो आपको क्या लगाना होगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को नियतांक कहते हैं, जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात अपवर्तन का द्वितीयक नियम कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक ना। तो ये हो गया आपको यहाँ से 2 अंक का ऐसे बन गया, 5 अंक का भी इसमें से बन गया, ठीक ना।
उसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें, जब दो निकटवर्ती कुंडली में से जब दो निकटवर्ती कुंडली में से जब दो निकटवर्ती कुंडली में से ठीक ना, किसी किसी एक किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन होता है, तो उसके पास वाले कुंडली में धारा परिवर्तन परिवर्तन होता है, तो उसके कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब हम बताते हैं, जब दो कुंडली है, देखिए ये कुंडली है और देखिए ये भी एक कुंडली है। जब दो कुंडली है, तो जब पास वाले कुंडली में हम लोग धारा परिवर्तन करेंगे, तो उसके निकट वाला कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब देखिए आपके पास दो कुंडली होगा और दोनों आपस में निकट होगा, मतलब पास स्थित होगा, तो उसमें से किसी एक कुंडली में आप अगर धारा परिवर्तन कर देते हैं, तो उसके कारण उसके दूसरे पास वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण में क्या होता है, जब किसी कुंडली में स्वतः प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसको स्वप्रेरण कहते हैं। बट अन्योन्य प्रेरण में क्या हो जाता है ना, आपके पास दो कुंडली रहेगा और उसमें से कोई एक कुंडली में अगर धारा परिवर्तन हो गया, तो दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं? ये आपको 2 अंक में पूछ लेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ लेगा। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण उत्पन्न होने वाले धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसको देखिए आई आर एम एस वी नोट बराबर वी आर एम एस हो जाता है, ठीक ना। फॉर्मूला इसका 2 हो जाता है। देखिए देखिए इसमें क्या हो जाता है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंग को परिभाषित करें। विद्युत चुम्बकीय तरंग से आप क्या समझते हैं? देखिए यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। यह त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है और इसकी गति प्रकाश के वेग के गति के बराबर होता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग आपको डेफिनेशन पूछ लेगा पहली बात, या नहीं तो आपको 2 नंबर में बोल देगा इसका 2 मौलिक गुण लिखिए। तो देखिए वैसा तरंग, आप सिर्फ सुनिए, वैसा तरंग जिसका निर्माण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने के कारण होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाता है। और इसका मौलिक गुण आप लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग होता है, यह त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, इसकी गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विद्युत प्रवणता को परिभाषित करें। इसका मात्रक भी दिखा देंगे। जब आप विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ाएंगे, तो विभव विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। मतलब देखिए विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण विभव में जो अंतर होता है, उसी को विद्युत प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक आपको न्यूटन पर कूलम हो जाता है या वोल्ट पर मीटर हो जाता है, और इसका फॉर्मूला डीवी अपॉन में डी एक्स होता है। आपको यहाँ से 5 से 6 अंक आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो आपको 2 अंक में पूछ देगा। एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक यहाँ का आपका 5 हो गया। ये तो न जाने कितने बार पूछा गया है, डीवी अपॉन में डी एक्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेश का क्वांटीकरण को परिभाषित करें। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब देखिए आवेश का क्वांटीकरण में आपको सीधा आवेश जो है वह एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आवेश का मान बट्टे में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में, मतलब वही हुआ, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब आवेश का पूर्णतः मान होना चाहिए। जैसे 1 कूलम हो गया, 2 कूलम हो गया, 5 कूलम आवेश हो गया, 6 कूलम आवेश हो गया। बट अगर आप ये बोल दीजिएगा 4.2 कूलम हो गया, तो फिर ये गलत हो गया। अगर आप बोल दीजिएगा 1/2 आवेश हो गया, तो ये गलत हो गया, ये कभी नहीं होगा। मतलब पूर्णतः गुणज होना चाहिए। जैसे आपको प्राकृत संख्या पढ़े है ना, होल नंबर, जैसे देखिए 1 हो गया,
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया आवेश का पूर्ण गुणज ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो उसी को देखिए किस हिसाब से लिखा गया है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है Q बराबर NE हो जाता है, Q बराबर NE हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वे सभी विद्युत बल रेखा की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब देखिए आपके पास ये पृष्ठ है, ठीक। ये आपके पास पृष्ठ है, इनसे जो विद्युत बल रेखा गुजरेगा, हम गुजार रहे हैं अभी, देखिए इनसे जो विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, देखिए इनसे जो विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, देखिए देखिए ये पृष्ठ से जो आपका विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, इसी बल रेखा की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सभी विद्युत बल रेखा की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर हो जाता है। यह एक अदिश राशि होता है। इसको हम डिनोट करते हैं फाई बराबर फाई ई डी ए कोस थीटा, फाई ई डी ए कोस थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। फाई बराबर फाई ई डी ए कोस थीटा हो जाता है। उसके बाद देखिए किरचॉफ का द्वितीयक नियम को लेके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन कई बार आप बोर्ड में देख भी चुके होंगे। देखिए किरचॉफ का द्वितीयक नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा हम वो भी बताएंगे आपको। देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में मिलने वाला समस्त विद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसको किरचॉफ का द्वितीयक नियम कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीयक नियम में विभव शून्य होता है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। न जाने यूपी बोर्ड में कितने बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि किरचॉफ का प्रथम नियम तथा किरचॉफ का द्वितीयक नियम किस पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का जब आप बात आएगा द्वितीयक नियम, तो आप आंख मूंद करके इसका ऊर्जा संरक्षण लगा दीजिएगा। जहाँ इसका प्रथम नियम आ जाएगा, वहां आप इसका आवेश संरक्षण लगा दीजिएगा। बट यहाँ द्वितीयक नियम है तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। मेरे साथ एक बार और आप बोलिए। ये किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में मिलने वाला समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दिक्पात कोण को परिभाषित करें। दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किरचॉफ का द्वितीयक नियम तो अभी आपको तुरंत बताए थे। आपको इसमें से बेसिक याद रखना पड़ेगा यही कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि आपको ये 1 नंबर में पूछता है। उसके बाद देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मौलिक गुण को लिखिए। प्रतिचुंबक पदार्थ का मौलिक गुण से आप क्या समझते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र इसका अल्पसघन होता है। ये देखिए यह विद्युत क्षेत्र की ओर कम आकर्षित होता है। यह विद्युत क्षेत्र की ओर कम आकर्षित होता है। यह अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दिखाता है। यह अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दिखाता है और इसका मान देखिए, इसका मान म्यू आर, ठीक ना, प्रतिचुंबकीय। और इसके बाद देखिए सॉरी, ये आकर्षित नहीं होता है, विद्युत चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है, ठीक ना। देखिए प्रतिचुंबकीय, फिर अनुचुंबकीय, फिर लो चुंबकीय। हाँ, यह अल्पसघन होता है, ये विद्युत आघूर्ण नहीं दिखाता है। इसका मान म्यू आर से 1 से अधिक होता है। इसमें म्यू आर का मान 1 से कम होता है। इसमें म्यू आर का मान 1 से कम होता है, ठीक ना।
उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम को परिभाषित करें। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश का किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जितना भी विचलित होगा उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और विचलित होने की घटना को विचलन कोण कहते हैं। ठीक ना, देखिए आपसे विचलन कोण किसे कहते हैं ये भी बोलेगा। देखिए ये कोई आपका स्लेब है, ठीक, ये देखिए कंटेनर है, ठीक, हाँ प्रकाश है। प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो ये अपने पथ से विचलित हो गया। तो फिर जितना विचलित हो गया उसी को हम लोग प्रकाश का विचलन कहते हैं, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। देखिए सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका शर्त भी आपको लिखना पड़ेगा। इसका 2 शर्त लिखे, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करें। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए जब प्रकाश का किरण किसी सघन माध्यम में उपस्थित रहेगा, जब प्रकाश का किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, जब प्रकाश का किरण किसी भी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगा तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, इसका उपयोग, इसका दो शर्त लिखना पड़ेगा। प्रकाशिक तंतु का 2 उपयोग लिखिए, सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है और सिग्नल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? इसके कारण आपको इंद्रधनुष इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसके कारण ही आपको इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मतलब देखिए श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब आप बीच में प्रिज्म रख दीजिए और श्वेत प्रकाश जब उससे टकराएगा तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसके पश्चात इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए क्या अगला। देखिए रेखीय आवर्धन क्षमता को परिभाषित करें। रेखीय आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई दे दीजिएगा, उसके बाद वस्तु की लंबाई के अनुपात को जब आप निकालिएगा तो जो परिणाम होगा उसको हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये 2 अंक वाला है, और ये आपको हो गया ऑप्टिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग ऑप्टिक्स चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं वन शॉट, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मुश्किल से आपको 20 मिनट में ही पूरा ए टू जेड सब्जेक्टिव करा दिया गया। वन शॉट इतना लाजवाब वन शॉट किया गया है कि मन खुश हो जाएगा। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण को परिभाषित करें। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति के तरंग जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक आवृत्ति समान आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित हो जाता है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और प्रकाश का व्यतिकरण आपको अध्यारोपण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। प्रकाश का व्यतिकरण का शर्त लिखिए। इसमें दोनों तरंग का आयाम लगभग समान होता है, दोनों तरंग एक ही दिशा में गति करता है। उसके बाद देखिए इसमें प्रकाश को एक वर्णी होना चाहिए, इसमें प्रकाश को एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश का ध्रुवण को परिभाषित करें। प्रकाश का ध्रुवण देखिए प्रकाश का संपूर्ण दिशा में फैलने की कमी को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मतलब जब प्रकाश संपूर्ण दिशा में नहीं फैल पाता है तो उसी के कमी को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, और यह अनुप्रस्थ तरंग के सिद्धांत पर आधारित है। यह अनुप्रस्थ तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो आप देख चुके हैं। प्रकाश का व्यतिकरण के शर्त भी देख चुके हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए ब्रूस्टर कोण को परिभाषित करें। ब्रूस्टर कोण को परिभाषित करें। देखिए जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का मान 90 डिग्री हो तो उस कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं, अर्थात इस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। मतलब जब
अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण, जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का मान 90 डिग्री हो तो आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहता है, अतः इस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड के लिए। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण में दो कला संबंध होता है, इसमें एक कला संबंध होता है। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होता है। यह घटना अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि यह घटना अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। यह घटना प्रकाश के किनारों पर मुड़ने के कारण होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव को परिभाषित कर। देखिए जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु के उसी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्सर्जन कहते हैं। जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिर गया तो धातु के उसी सतह से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, मॉडुलन क्या है और मॉडुलन के प्रकार को लिखे। देखिए मॉडुलन वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, मॉडुलन कहलाता है। मतलब मॉडुलन एक ऐसी घटना है जिसमें निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, जिसे हम लोग मॉडुलन कहते हैं। इसका प्रकार आयाम मॉडुलन हो गया, आवृत्ति मॉडुलन हो गया और कला मॉडुलन हो गया। मॉडुलन 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए लोरेंज बल से आप क्या समझते हैं। देखिए लोरेंज बल वैसे बल को कहा जाता है, मतलब किसी आवेशित कण पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल को लोरेंज बल कहते हैं। मतलब कोई भी आवेशित कण है और जब उस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल लगा रहा है तो वैसे बल को हम लोग लोरेंज बल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा भी होता है और F बराबर क्यू हॉल में E प्लस V इंटू बी, ठीक ना। उसके बाद देखिए बाएं हाथ का नियम को परिभाषित करें। देखिए बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, मतलब जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। आप मेरे जैसा याद कीजिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। तब चालक तार पर एक बल कार्य करता है जो चुंबक क्षेत्र के तल के लंबवत होता है, जिसे बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रति चुंबक पदार्थ का मौलिक गुण को लिखे। प्रति चुंबक पदार्थ का मौलिक गुण लिखे। देखिए यह चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता। यह चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका क्षेत्र अल्प सघन होता है। यह स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दिखाता। यह शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता है और इसका मान म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, ठीक ना। 1 से कम होता है, इसमें म्यू आर का मान 1 से कम हो जाता है, ठीक ना। इसके अनुचुंबक पदार्थ का मौलिक गुण लिखिए। यह चुंबक क्षेत्र की तरफ कम आकर्षित होता है, ठीक है। इसका क्षेत्र रेखा कम सघन होता है, ये भी ठीक है। यह स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कम दिखाता है। उसके बाद देखिए यह शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मान म्यू आर से कम होता है। इसका मान म्यू आर से कम होता है। उसके बाद देखिए यह शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता है। केवल लो चुंबकीय पदार्थ ही आपका शैथिल्य प्रदर्शित करेगा। उसके बाद देखिए लो चुंबकीय पदार्थ क्या है। लो चुंबक पदार्थ का मौलिक गुण लिखे। यह चुंबक क्षेत्र की तरफ अधिक आकर्षित होता है। यह इसका क्षेत्र रेखा अधिक सघन होता है। यह स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक रखता है। यह शैथिल्य प्रदर्शित करता है। इसका मान 1 से काफी अधिक होता है। इसमें म्यू आर का मान 1 से काफी अधिक होता है। देखिए यहाँ शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो शैथिल्य प्रदर्शित केवल और केवल आपको लो चुंबकीय पदार्थ ही प्रदर्शित करेगा। उसके बाद देखिए आपेक्षिक आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करें। देखिए किसी माध्यम में चुंबकशीलता, कोई भी माध्यम में चुंबकशीलता रहेगा, उसके बाद निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया आपको पूरा कंप्लीट। और देखिए फिजिक्स प्रॉपर यूपी बोर्ड के लिए है ये वीडियो, आपको प्रॉपर यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड भी देख सकता है अगर उसका एग्जाम नहीं हुआ है। फिजिक्स 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। आज के दिन बस ये कर लो, बाकी बात आपका बेड़ा पार है, ठीक ना। ये बहुत गिन चुन करके क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।